हाँ जी, चलें। बोलिए, कहाँ थे ब्रेक के पहले? ज्ञान की परिभाषा क्या समझ में आई? ज्ञान मतलब क्या? दुख की परिभाषा क्या निकल के आई? इसलिए बोलता हूँ परिचय शिविर 5 बार। हाँ जी, चलें। चलिए, तो देखिए ब्रेक के पहले कोई बात नहीं, सब कुछ एक बार में ध्यान में नहीं आएगा, बार बार सुनने से ही बात बनेगी। लेकिन ये क्लैरिटी हमारी आई, तो ये तो क्लियर हो गया कि जीना मैं चाहता हूं कि शरीर चाहता है। जीना मैं चाहता हूं, और मैं की क्लैरिटी होना मेरी जरूरत है कि जीना जो चाह रहा है ये कौन है। तुमने कहा अभी मैं कौन हूं वगैरह वगैरह। तो मैं जीना चाहता हूं, तो जीने का एक ही मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों, हमेशा के लिए सुखदायी बने रहें। इसका नाम सुख है, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। इसका नाम शिकायत मुक्त मानव है। क्यों ये शिकायत मुक्त है? ये शिकायत मुक्त मानव है। अभी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे भीतर शिकायतें, क्या बोलते हैं, फरियाद, फरियाद बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता जाता है। तो ये भी पता चला कि इसका मतलब जिंदगी की कंपनी लॉस में है, लगातार वहां पे घाटा हो रहा है। तो हमारे को जिंदगी की समझ नहीं है, इससे ये पता चला। तो स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आया? मेरे को भाव और विचार रूपी गाड़ी चलानी आ गई। मेरे भाव और विचार कैसे हमेशा सुखदायी हों, मैं दूसरों की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं हूं, बल्कि उनको प्रभावित कर पाऊं पॉजिटिवली। ये योग्यता आने से मेरे को अपने में विश्वास मालूम होता है। अभी स्थिति कैसी है कि हम दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होते हैं। इसके बाद स्थिति कैसी आएगी? हम दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होंगे। उसके बाद क्या स्थिति आएगी? हम दूसरों की अयोग्यता को भी योग्यता में बदलने के लायक हो जाएंगे। यह विश्वास की जगह है। धीरे धीरे तो ये हुई मेरी यात्रा। अब यदि मैं ऐसा हूं, तो आगे की यात्रा कैसी होगी? स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध के प्रति विश्वास है, और ऐसा संबंध शिकायत मुक्त संबंध है। ये दोनों चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन संबंध में तृप्ति के रूप में कैसे आएगा? कैसे आएगा? बोलिए बोलिए। यदि मेरे को स्वयं में विश्वास आ जाएगा, तो संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने का विज्ञान, विवेक, समझ मेरे पास आ जाएगी। कैसे? कैसे नहीं रहेगी? इन माई हैंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे भाव और विचार कंट्रोल में है, लेकिन दूसरे का क्या होगा? वो नेगेटिव वाली बात हो गई कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना। लेकिन हमारे संबंध कैसे चलेंगे? संबंध कैसे चलेंगे? तो ये निकल के आया कि यदि मैं सुखी होना चाहता हूं, दूसरा भी होना चाहता है कि नहीं? मैं सुखी होना चाहता हूं और मैं सुखी हो गया हूं, हो रहा हूं। सामने वाले को ये भरोसा होता है कि यदि कोई चीज इसके पास है, मैं इसको पाना चाहता हूं,
तो उसका मेरे प्रति एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, और मैं तो उसको देना ही चाहता हूं। तो तुम भी सुखी हो सकते हो, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं, और आपको उस आश्वासन पे भरोसा होता है, तो हमारे बीच का संबंध कैसा होगा? देखो, आज का हमारा नया परिचय है। कितने लोग हैं जिनसे मैं आज पहली बार मिला हूं? बहुत सारे लोग हैं। सुबह से लेके अभी आपका विश्वास बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैं जो आपके सामने कहता हूं, उससे आपको यह भरोसा होता है कि जिया जा सकता है। मैं आपको जीने का भरोसा भी दिलाता हूं, और आपके सहयोगी होने को भी कमिट करता हूं, और अनकंडीशनली करता हूं। मैं आपके साथ हूं, क्या बोला? लक्ष्य की क्लैरिटी हो, प्रक्रिया की क्लैरिटी हो, और कोई मेंटर हमारे साथ हो, तो जिंदगी बहुत आसान है। तो ये संभव है। जैसे जैसे ये भरोसा हमको आते जाएगा, हम हल्के होते जाएंगे और जिंदगी को बेहतर जिएंगे। चलिए, इसका नाम संबंध है। देखो, अब और समझने की बात है। यदि एक मानव में स्वयं के भाव और विचार से उसको तृप्ति होने लगी, संबंध से तृप्ति होने लगी, तो अब वो तृप्ति के लिए दूसरों को गाड़ी चमकाने जाएगा? अब वो अपने में तृप्ति के लिए दूसरों को साड़ी चमकाने जाएगा? खत्म हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर अतृप्ति है, मेरे पास संबंध की अतृप्ति है। उस अतृप्ति को भरने का एक प्रयास दूसरों को प्रभावित करके मैं उनका एप्रिसिएशन पा सकूं, ये एक प्रयास के रूप में हम सारा कुछ, जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो यदि मैं स्वयं में तृप्त हूं, खुश हूं, समझण के साथ हूं, मेरी समझ में तृप्ति है, अब मैं मकान कैसा बनाऊंगा? दूसरों को चमकाने के लिए कि मेरी आवश्यकता के लिए? यहां चीजें संतुलित होना शुरू हो गई। तो जो अपने भीतर का खालीपन था, जिसको मैं दूसरों को प्रभावित करके पूरा करना चाहता रहा, जैसे ही मैं स्व प्रभावित हो गया, अब मेरे को दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता खत्म हो गई। जो स्व प्रभावित है वो पर प्रभावित नहीं है। जो पर प्रभावित है, इसका मतलब वो स्व प्रभावित नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? मैं पर प्रभावित हूं। पर प्रभावित, पर मीन्स दूसरा, दूसरे के धन से, पद से, मकान से, गाड़ी से, पैसे से, कोई और चीज से। क्यों प्रभावित हूं? क्योंकि मुझ में विश्वास की कमी है, तभी प्रभावित होऊंगा। मुझ में विश्वास की कमी होगी तभी मैं प्रभावित होऊंगा। यदि मुझ में विश्वास आ जाता है, मुझ में जीने का विश्वास आ जाता है, तो फिर वो जो विश्वास आने से मेरी तृप्ति है, मेरी खुशी है, मेरा सेल्फ इवोल्यूशन है, 2 + 2 4 होते हैं, इस पे मेरे को कोई शंका नहीं है। आप बोलो हमारे मोहल्ले में तो 5 होते हैं, इससे मैं प्रभावित होऊंगा? नहीं होऊंगा। तुम्हारा 5 रखो तुम्हारे पास। तो क्या मतलब? जिस मामले में मेरी क्लैरिटी होती है, उस मामले में मैं दूसरों से प्रभावित नहीं होता। तो यदि मेरे को जिंदगी के बारे क्लैरिटी हो गई, अपनी पहचान और अपनी तृप्ति के बारे क्लैरिटी हो गई, मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में आ गया, तो मैं अब पर प्रभावित हूं कि स्व प्रभावित हूं? अब मैं खुद से ही प्रभावित हूं, पॉजिटिवली, है ना? ये ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये पॉजिटिव प्रभाव है। स्वयं की महिमा को जानकर, है ना, स्वयं की संभावनाओं को जानकर स्वयं से प्रभावित हो जाना, ये पॉजिटिव सेंस में कहा जा रहा है। तो यदि मैं स्व प्रभावित हो गया, अब मैं पर प्रभावित नहीं रहता हूं। बात पहुंची? ठीक हो गया? तो इससे यह पता चला कि यदि मैं स्व प्रभावित हूं, इसलिए
दूसरों का एप्रिसिएशन कौन लोग दूसरों के एप्रिसिएशन के प्रति ज्यादा निर्भर होते हैं। किसी ने कह दिया आज तुम अच्छी दिख रही हो, यही मेरे को समझता है, वो बाद में समझा देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं सेल्फ इवोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूं, यदि मैं स्वप्रभावित नहीं हूं, तो मैं पर मूल्यांकन से, दूसरों के कमेंट से ज्यादा प्रभावित होता हूं, सुखी भी होता हूं, दुखी भी होता हूं। यदि मेरे पास सेल्फ असेसमेंट है, यदि मेरे पास स्व मूल्यांकन है, तो मेरे को पता है कि मैं क्या हूं। आप एप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस एप्रिशिएशन पे निर्भर नहीं हूं। बात पहुंच रही? तो क्या मतलब निकला? जब मैं स्व प्रभावित होता हूं तो पर प्रभावित मेरे को परेशान नहीं करता है। मैं पर प्रभावित होता ही नहीं हूं, कम होता हूं। तो धीरे से हमारी ये क्लैरिटी बनी कि जब मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता हूं तो मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता हूं, बल्कि दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की जगह में आ जाता हूं। यहां मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास बनता है। स्वयं के प्रति विश्वास क्या है? मेरी उपयोगिता के प्रति विश्वास बनता है। आदमी की खुशी क्या है? सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, अपनी इंपॉर्टेंस को जान के तृप्त होता है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी उपयोगिता क्या है? अभी जब तक हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं तो हमको लगता है कि पैसा कमाना हमारी इंपॉर्टेंस है। तो जो ज्यादा पैसे कमा लेता है वो भी अपने आप को इंपॉर्टेंट मानता है, घर में भी उसको इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। तो पैसा हमारी जरूरत है। पैसा हमारी जरूरत है कि पर्पस है? क्या पैसा जरूरत है कि पर्पस है? हाँ, किसी किसी का पर्पस भी हो जाता है, घर की खेती है, हाँ चला लो जैसे चलानी है। ये एग्जिस्टेंस आपके घर की खेती नहीं है। माई लाइफ माई रूल्स का इतना ही मतलब है कि शर्ट ब्लू पहन सकते हो या व्हाइट पहन सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन नेचर के रूल आप बदल दोगे, ये आपकी चॉइस नहीं है। मैं आज दाल खाऊंगा कि सब्जी खाऊंगा, ये मेरी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं प्रकृति के नियम बदल दूंगा, ये मेरी चॉइस नहीं है। पर्पस नहीं हो सकता है। किसी का पर्पस कुछ, किसी का पर्पस कुछ, ऐसा नहीं है। इसको धीरे से और समझेंगे। यदि सभी मानव हम सुखी होना चाहते हैं और सुख की निरंतरता चाहते हैं, तो फिर पर्पस को भी कहीं समझना पड़ेगा। खैर, आवश्यकता और पर्पस में डिफरेंशिएट कर पाए तो रोटी कपड़ा मकान ये हमारी आवश्यकता है, जरूरी है, इसके बिना भी काम नहीं चल रहा है। लेकिन केवल इससे काम चल जाएगा ऐसा भी नहीं है ना? तो पर्पस कुछ और है। आवश्यकता के लिए पर्पस है कि पर्पस के लिए आवश्यकता है? क्या पर्पस पूरा हो जाए इसके लिए आवश्यकता है? तो आवश्यकता साधन है, पर्पस साध्य है। साधन और साध्य ऐसा दो शब्द हम सुनते हैं। तो पर्पस साध्य है। तो अब यदि ये क्लैरिटी बनी तो अब मेरे को दूसरों को चमकाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम परिवार में समृद्धि है। समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। देखो यहां पे अब कुछ अच्छी बात निकल के आ गई। एक व्यक्ति के रूप में देखें, हमने कहा था पूर्ण शब्द को परिभाषित किया था। पूर्ण क्या होता है? जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो एक मानव के लिए पूर्णता क्या है? यदि सही अर्थों में कहें तो एक भाषा यह बनती है कि मानव में समझने की क्षमता है, वो संपूर्ण को समझ सकता है। इसलिए सुंदर शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द कहां से आया? जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ है, ऐसी एकम का नाम व्यक्ति है। मानव एकमात्र इकाई है पूरी एग्जिस्टेंस में
जो सब कुछ को समझ भी सकता है और व्यक्त भी कर सकता है, समझा भी सकता है। ये व्यक्त कर सकता है, इसलिए इसका नाम व्यक्ति है। मानव क्या है? मानव की परिभाषा कहां से आ रही? जो मन से संचालित है उसका नाम मानव है। शरीर को चलाने वाली चीज मन है, मन को चलाने वाली चीज वृत्ति है, वृत्ति को चलाने वाली चीज चित्त है, चित्त को चलाने वाली चीज बुद्धि है। ऐसे सेटिंग बनी हुई है। तो मानव में मन ही शरीर को चलाता है, इसलिए इसका एक नाम मानव है। तो अभी हम मानव हैं कि व्यक्ति हैं? मानव हैं, व्यक्ति नहीं है। यदि परिभाषा से जाएंगे तो जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ है उसका नाम व्यक्ति है। तो हम इस संपूर्ण को समझकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, शरीर को समझ के कुछ कह पा रहे हैं, तो आधा व्यक्ति पूर्ण नहीं है। खैर, हमारी बात चल रही थी कि मानव की पूर्णता क्या होगी। मानव की पूर्णता है कि वो संपूर्ण को समझ के व्यक्त कर सके। ये मानव की पूर्णता है। संपूर्ण को समझ लिया, इसलिए मानव सर्वज्ञ है। बहुत कुछ बदलने वाला है। सर्वज्ञ कौन है? सब कुछ को कौन जान सकता है? मानव के पास वो ताकत है कि वो सब कुछ को जान सकता है। धीरे से इसको समझेंगे, लेकिन समझेगा तो समझ में आता है तो क्या होता है? समस्या रहेगी कि समझण रहेगी? समझण से सुखी होंगे कि दुखी होंगे? और एक दिन सुखी रहेंगे कि हमेशा सुखी रहेंगे? हमेशा सुखी रहेंगे, इसका नाम हमेशा सुखी रहेंगे। इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है? इसमें से कुछ माइनस किया जा सकता है? माइनस करेंगे तो दुखी होंगे। ये मानव की पूर्णता है। तो मानव सुख की निरंतरता चाहता है। निरंतरता में से कुछ भी कम करते हैं तो स्वीकार नहीं है, निरंतरता में कुछ और जोड़ते हैं तो जुड़ता नहीं है। तो मानव की पूर्णता को हमने पहचाना कि मानव सुख की निरंतरता के साथ जीना चाहता है। सभी मानव ऐसा ही जीना चाहते हैं। ये मानव की पूर्णता है। परिवार की पूर्णता क्या हुई? एक मानव को हमने पहचाना कि मानव की पूर्णता क्या हुई। एक परिवार की पूर्णता क्या है? परिवार में हम क्या चाहते हैं? अपनों के साथ कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, परिवार में किसी अभाव की मानसिकता ना हो, परिवार में कोई अभाव ना हो। कितने परिवार ये चाहते हैं कि उनके परिवार में किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, परिवार में कोई वस्तु का अभाव नहीं है? कितने परिवार ऐसा चाहते होंगे? आप ना चाहो ये आपकी हैसियत ही नहीं है। इसमें एक परिवार में इससे अधिक कुछ और सोच सकते हैं क्या? एक परिवार की सीमा में, एक परिवार की सीमा में इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? कोई संबंध में कमी नहीं है, कोई वस्तु का अभाव नहीं है, इससे अधिक कुछ सोच सकते हैं क्या? इससे कम में काम चलेगा क्या? इससे कम में भी नहीं चलेगा। इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं। तो हमने परिवार की पूर्णता को पहचाना कि विश्व के सारे परिवार इतना ही चाहते हैं कि उनके पारिवारिक रिश्तों में कोई कमी ना हो और परिवार में कोई अभाव की स्थिति ना हो, और कभी भी ऐसा, हमेशा ऐसा ही बना रहे। ऐसा परिवार क्या करेगा? ऐसा परिवार क्या करेगा? दूसरों का शोषण करेगा कि पोषण करेगा? पोषण करेगा। सूत्र कहता है जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? दुखी आदमी क्या बांटेगा? अहंकारी आदमी क्या बांटेगा? और सुखी आदमी क्या बांटेगा? बंटता ही है। जो प्रभावित है वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा ही। जो किसी से दबा हुआ है वक्त आने पे किसी को दबाएगा ही। ये सब मानव का एक्सप्रेशन नेचुरल आता ही है। तो यहां से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि इसका मतलब एक परिवार के जीने का स्वरूप शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त संबंध के रूप में है। इसको दूसरी भाषा में कहा कि समझण और समृद्धि के रूप में है।
समाधान और समृद्धि के रूप में है। तो विश्व के सारे मानव की मूल चाहत एक है कि अलग अलग है? एक है। विश्व के सारे परिवारों के जीने का स्वरूप एक है कि अलग अलग है? एक ही है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पैदा होने के पहले से तय है। इससे ये जो चाहत है, कभी ऐसा सोचा कि सारे संसार के सारे मानव ये सुखी होना ही कहां चाहते हैं? सब में सुखी होना कहां से आ गया? बाय डिफॉल्ट कहां से आ गया? बाय डिफॉल्ट भी कहीं से तो आता होगा। कैसे आ जाता है बाय डिफॉल्ट? है ना? तो इसको धीरे से, पर है तो सही, इसको समझ। हर प्रश्न का एक प्रैक्टिसेबल व्यवहारिक उत्तर हो तो ही हमको संतुष्टि लगता है, नहीं तो अंदर चलता ही रहता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो यदि ये समझ में आ गया तो ये समाज में अभयता की जगह बन गई। समाज में, समाज भय से मुक्त हो जाए, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? आप ना चाहें ऐसा संभव ही नहीं है। समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में, ऐसा मानव प्रकृति के साथ क्या करेगा? वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा कि संतुलन के साथ जिएगा? तो इससे ये समझ में आया कि हम चाहते क्या हैं। ये बात क्लियर हुई? तो कम से कम हमने एक बात को पकड़ने की कोशिश की। ऐसा हम ही चाहते हैं कि पूरे अहमदाबाद के लोग चाहते हैं? पूरे देश के लोग चाहते हैं? पूरे विश्व के लोग चाहते हैं? जितने चले गए वो भी चाहते थे, जितने नए आएंगे वो भी चाहेंगे। ये सभी के लिए ऐसा ही है। इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण का मतलब निश्चित है और उसकी निरंतरता है। बढ़िया। तो कहां पहुंचना है, मैंने जिंदगी का एड्रेस आपके सामने लिखा। इससे कम में काम चलेगा, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, और ये सबके लिए एक ही जैसा है। अब ये देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मानव है तो उसको सुख की तलाश है। सुखी होने के लिए उसके पास 4 विषय है। 4 विषय का मतलब आहार, निद्रा और भय और प्रजनन, प्रजनन क्रिया, इनको 4 विषय कहा गया। फिर हमने 5 इंद्रियों की बात की। 5 इंद्रियां कौन सी? शब्द मतलब सुनना, स्पर्श मतलब छूना, रूप मतलब देखना, रस मतलब जीभ, और गंध। 5 सेंसेस की बात की। सुखी होने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम शरीर कह रहे हैं। शरीर से सुखी होने जाते हैं तो 4 विषय और 5 इंद्रियां हैं। ये ध्यान में आ गया? ये 4 विषय 5 इंद्रियां मानव में ही होता है कि पशु में भी होता है? हा? बोलते जाओ। पशु में भी होता है भाई। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन पशु में भी होता है। देखना, सुनना, है ना, चखना, ये सब पशु में भी होता है। मानव में और पशु में क्या अंतर है? जैसा मानव 4 विषय और 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, क्या पशु भी वैसा ही करता है कि कुछ भिन्न करता है? अभी सोचने से ऐसा लग सकता है कि वैसा ही करता है, लेकिन एकदम डिफरेंट है। पशु क्या करता है? पशु 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। ये पशु की दुनिया है। पशु ज्यादा गंध को इस्तेमाल करता है, सूंघने को इस्तेमाल करता है ना, बाकी भी इस्तेमाल करता है। पशु क्या करता है? 4 विषय को इस्तेमाल, 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है और 5 इंद्रियों के माध्यम से 4 विषय को, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन,
से वो अपने जिंदा रहने को सुनिश्चित करता है। मानव मानव क्या करता है ना? मानव बिल्कुल इसका रिवर्स करता है। क्या करता है? मानव बिल्कुल इसका रिवर्स करता है। मानव 4 विषयों के माध्यम से अपनी 5 इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करता है, 5 इंद्रियों से सुख पाने की कोशिश करता है। क्या फर्क है मानव और पशु में? बात ध्यान में आई? कितने लोग के ध्यान में आई? पशु और मानव में क्या अंतर है? फिर से रिपीट कर देता हूं। पशु 5 इंद्रियों को यूज करता है ताकि 4 विषय के माध्यम से वो जिंदा रह सके। मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख पा सके। तो मानव के और पशु में अंतर क्या है? मानव के केंद्र में क्या है, पशु के केंद्र में क्या है? पशु के केंद्र में जिंदा रहना उसकी जरूरत है, मानव के केंद्र में सुख ही उसकी जरूरत है। मानव जिंदा रहने की मानव को याद कब आती है? कोरोना काल में। किसी एक्सीडेंट होने से, किसी प्रॉब्लम के में जब आता है तब वो जिंदा रहने की सोचता है, नहीं तो रोजमर्रा में वो जिंदा रहने का कभी सोचता ही नहीं है। वो तो सुखी कैसे होऊंगा इसका सोचता है। कभी ऐसा बोला घर में, आज मैं क्या खा के जिंदा रहूंगा? आप क्या बोलते हो? आज क्या बनेगा? जब बनेगा बोलने से आंख ऐसे ऊपर हो जाता है, आज क्या स्वाद मिलने वाला है। तो इसका मतलब है मानव कुछ भी करे उसकी तलाश सुख की तलाश है। तो ये दोनों में अंतर है। ऐसा क्यों है? ये अंतर क्यों है? क्यों है? क्या लक्ष्य अलग अलग? ऐसा क्यों है? मानव और पशु में ये अंतर क्यों है? प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन किस कारण से ऐसा हो गया है? सोचने की ताकत है। मानव के पास में सोचने की ताकत है। तो मानव के 2 वरदान सभी मानव को है। मानव में कल्पनाशीलता है और मानव में कर्म स्वतंत्रता है। ये 2 चीजें पशु में नहीं है। पशुओं में आंशिक रूप में सोचने की ताकत, विचार की ताकत है, लेकिन कल्पनाशीलता नहीं है। कल्पनाशीलता का मतलब क्या हुआ? कल्पनाशीलता का मतलब यह हुआ कि बंदर जैसा विकसित प्राणी, पशु, जिसके हाथ पैर सबसे अधिक मानव के नजदीक हैं, लेकिन वो अपना घोंसला, अपने रहने की जगह नहीं बनाता है। गर्मी सर्दी बरसात सब में ऐसे ही कूदता फांदता फिरता है। उसको 2 लाख साल में भी अकल नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी कि वो अपना घर बनाए। ठीक। एक बया पक्षी होता है जो शानदार टोकरी जैसा घोंसला बनाता है। ठीक है। वो जैसा घोंसला पिछले 2 लाख साल से, 2000 साल से बना रहा है, अगले 2000 साल भी ऐसा ही घोंसला बनाएगा। वो उसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं करेगा। गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। इसका मतलब पशु वंश विधि से जीता है, वो उसमें फ्री विल नहीं है। कुछ भी, मानव पत्थर भी खा सकता है, मानव भूखा रह के शरीर भी छोड़ सकता है, मानव मानव को भी खा सकता है, मानव कुछ भी खा सकता है। बढ़िया। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि मानव में कल्पनाशीलता की ताकत, सोचने समझने की ताकत अलग से है, जिसके कारण उसमें सुखी होने की कामना पैदा हो गई है। वो शरीर से इस्तेमाल करता है। अब शरीर से सुखी होने जाएंगे तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है?
शरीर से सुखी होने जाएंगे तो इसकी लिमिटेशन क्या है? निरंतरता नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? दूसरे पे डिपेंडेंसी है। मैं कहता हूं आज ये बना दो, बोले कल ही तो बना था। ये बहुत गजब का बात है। परिवार में पत्नी अक्सर पति से पूछती है आज क्या बना लूं? बोले ये बना लो, बोले कल ही तो बना था। बोले वो बना लो, बोले बिट्टू नहीं खाता है। बोले वो बना लो, बोले तो है ही नहीं। लास्ट में बनाना वही है जो उन्होंने तय किया होता है। तो बोले यार जब तय कर रखा था तो इतना पूछ क्यों रही हो? बोले मैं ही क्यों सोचूं, मैं समझता हूं। मैं भी शादीशुदा हूं ना, इसलिए समझता हूं। गजब है। आदमी को जिंदगी में बोर नहीं होना है तो बस शादी कर लो। मूवी लगातार चलती, कभी खुशी कभी गम। है। हाँ जी। तो यहां कुछ बढ़िया चीज सोचने लायक है। क्या? जब मैं इंद्रियों से सुखी होने जाता हूं तो एक तो यह है कि उसमें निरंतरता, कुछ भी कर लो निरंतरता नहीं है, कुछ देर के बाद बेरोजगारी फिर आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि दूसरे पे निर्भरता है, शरीर पे निर्भरता है। अब शुगर हो गया है, मन होता है रसगुल्ला खा लूं, है ना, डॉक्टर कहता है नहीं ये तो अब नहीं चलेगा। तो शरीर पे निर्भरता है या दूसरे व्यक्ति पे निर्भरता है या मौसम पे निर्भरता है, बाहर पे निर्भरता है। और क्या प्रॉब्लम आती है? और क्या प्रॉब्लम आती है? और क्या प्रॉब्लम आती है? एक जो मेरे को बहुत बढ़िया बात लगती है और जो बहुत एकदम सटीक चीज है, सोचने लायक बात है। जीना किसके साथ होता है? विश्वास के साथ होता है कि अविश्वास के साथ होता है? विश्वास के साथ होता है। जब मैं अपने आप को पाता हूं कि मेरा इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में मेरा निष्कर्ष आता है कि इसका इंद्रियों के मामले में नियंत्रण नहीं है, उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। इससे एक बढ़िया बात समझ में आई कि इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होना जीने की दिशा की ओर जाता है कि जीने से विपरीत जाता है? अब गाड़ी कैसे फंस गई? मेरे को सुखी होना है तो मेरे को इंद्रियों की शरण में जाना होगा। इंद्रियों की शरण में जाता हूं तो मैं जीने से दूर जाता हूं। इधर मैं जीने के पास आना चाहता हूं। कितने लोगों तक बात पहुंची? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कौन बोल के बताएगा? ये भी छोटा प्रॉब्लम है। इसको कोई बोल के बताओ। कौन बोल के बताएगा? किस तरह से इंद्रियां जीने से कैसे जुड़ी हुई हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम सब ने महसूस किया है। उसको शब्दों में कह पाए, उसको स्वीकार पाए, धीरे धीरे हमारे समझने की यात्रा आगे बढ़ती है। कौन बोलेगा? माइक उठाओ। माइक आगे दीजिए। थोड़ा खड़े हो जाओगे तो अच्छा है। इंद्रियों का सुख मेरे ख्याल से खपता रहता है, क्योंकि हमें हर बार स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम, जो आपने बोला ना कि बेरोजगारी आती है उसके बाद डल भी हो जाते हैं वो, तो वहां पे there's a कर्व ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन अ वे विद इंद्रिया। तो वहां का जो सुख है वो वेरी वेरी लिमिटेड स्केर्सिटी से मैं उसको कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, जो दूसरा बोला था।
मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, आपने कहा था इंद्रियों का और सुख का, जब भी मैं ये महसूस करता हूं, देखो बैठो, माइक तो ले लो, बैठो, इंद्रियों से सुख लेना पर जीने से इंद्रियों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम्म इंद्रियों से ज्यादा सुख, ज्यादा इंद्रियों से सुख पाने की तलाश करना जीने के विपरीत खड़ा हो जाता है, जीने से रिवर्स खड़ा हो जाता है। कैसे? वो तो आपने जो स्वयं में विश्वास की बात देखो मैं की फिर थी। से प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपका कोई चीज को खाने के प्रति बहुत आकर्षण है, और जब भी वो चीज सामने आ जाती है आप ओवर ईटिंग कर देते हो। ओवर ईटिंग करने के बाद लगता है यार ऐसा नहीं करना था, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, और फिर दोबारा वो चीज सामने आई, फिर गई भैंस पानी में। तो कोई पॉइंट पे आपको क्या लगता है कि मेरा खुद पे कोई नियंत्रण नहीं है, मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं है, मैं बार बार सोचता हूं कि मैं ये नहीं करूंगा, और मैं बार बार वही करता हूं, वही करने के लिए बाध्य होता हूं। ऐसा मेरे ऐसी स्थिति में स्वयं में विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। इसलिए कहा कि मैं इंद्रियों के अनुसार चलूं कि इंद्रियां मेरे अनुसार चलें। इंद्रियां मेरे अनुसार चलती हैं, इसका नाम ज्ञान है। मैं इंद्रियों के अनुसार चलता हूं, इसका नाम बंधन है। हाँ, उसको आप जानवर की तरफ ले जाएं, लेकिन जानवर की तो इंद्रियां, जानवर तो इंद्रियों में नियंत्रित रहता है, उधर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके पास फ्री विल नहीं है। कभी बड़े शिविर में बैठेंगे तो इसको बहुत खोल के समझेंगे, है? लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो इससे यह समझ में आया कि इंद्रियों से सुख पाने की तरफ जाना जीने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और कोई समय के बाद शरीर जवाब दे जाता है। 50-60 के व्यक्ति, उम्र के व्यक्ति में से 20 साल का लड़का झांकता हुआ दिखाई देता है। शौक वही पुराने हैं, अब क्या करें, काम चल नहीं रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि उम्र के साथ साथ जो समझ आनी थी, उम्र के साथ साथ जो जिंदगी मिलनी थी, उससे हमारा बहुत परिचय नहीं हुआ है। तो मैंने इंद्रियों के बारे में कुछ कहने की कोशिश की। दूसरी एक चीज और है कि बेसिकली दूसरी एक चीज मानव के पास और है कि मैं सम्मान, मैं मेरी पहचान को पाना चाहता हूं, मैं सम्मान के साथ जीना चाहता हूं। और जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो मेरे पहचान पाने का तरीका यह है कि मैं कैसा दिखता हूं, और मैं ही दिखता हूं कि मेरा मोबाइल कैसा दिखता है, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, और मेरी गाड़ी और मेरा मकान फिर कहां तक जाएगी ये पता नहीं। तो इसका मतलब है रूप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूप, शरीर, धन और पद। मेरे पद से मेरी पहचान है, मैं पैसे से अपने आप को पहचानता हूं, मैं शरीर से अपने आप को पहचानता हूं, मैं रूप से अपने आप को पहचानता हूं। कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग? इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन क्या है? मैं सम्मान कैसा चाहता हूं, पहचान कैसी चाहता हूं? निरंतर। इनका नेचर कैसा है? परिवर्तनशील। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं सारी जिंदगी? मैं क्या कोशिश कर रहा हूं सारी जिंदगी? जो चीजें, जिन चीजों का नेचर स्वयं में परिवर्तनशील है, मैं उनसे किसी परमानेंसी की तलाश में हूं। परिवर्तनशील चीजों से परमानेंसी पाने का असफल प्रयास। कितने प्रतिशत लोग? कितने प्रतिशत लोग? लगभग 99.9। यहां हम खड़े हैं। इसलिए फिर लास्ट में यही कहना पड़ता है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है। जीवन संघर्ष कैसे हो गया? सुख दुख साथ साथ कैसे हो गया?
यदि मैं इंद्रियों में सुख पाने जाऊंगा, सुबह के नाश्ते में मजा आ गया, लेकिन अब अगला खाना 1 बजे है, इस बीच में बेरोजगारी है। शरीर के साथ कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसको हम लगातार कर सकें। 24 घंटे खा नहीं सकते, 24 घंटे सो नहीं सकते। आपको कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, संडे के दिन अपनी शादी का वो लहंगा पहन के घर में सज के सोफे पे बैठो और बीच बीच में सेल्फी लेते रहो और 3 पीस लगा के उसको घर में बैठो। ऐसा भी तो कर सकते। शादी में लौट के कपड़े उतार के कैसे फेंकते? ऐसे लगता किसी ने सजा दे रखी। तो कोई हमारे लिए वो सहज नहीं है। तो इसका मतलब है ये गाड़ी ऐसी फंसी हुई है, इसमें और क्या फंसावट है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि रूप बल धन पद कोई खराब चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंद्रियां खराब चीज है, मेरे बोलने से ये मैसेज मत जाए, लेकिन इनकी औकात को समझना पड़ेगा। इससे मुझको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है ना? भाई प्यास बुझेगी तो पानी पीने से बुझेगी, खाना खाने से प्यास नहीं बुझेगी। तो मैं पहचान लेता हूं तो दिक्कत नहीं है। और क्या लिमिटेशन है? माइक, हाँ, माइक लीजिए, माइक लीजिए, माइक लीजिए। ये सबसे जो टफेस्ट मामला है इसमें। सर ये रूप, बल, धन और पद, ये चारों चार परिवर्तनशील होने के साथ साथ कंपेरेटिव है। मतलब एब्सोल्यूट कोई रूपवान नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट बलवान नहीं हो सकता, ना एब्सोल्यूट धनी हो सकता है। हमेशा स्कोप और आगे बढ़ने का। इसलिए हमेशा अगर इन इंद्रियों में अगर सुख ढूंढता है कोई मानव, तो सुखी नहीं रह सकता, सिर्फ इन्हीं पर आधारित रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये समझने की बात है। अरे यार तुम अपना शिविर पहले क्यों छोड़ दिए हमसे? हमारे साथ तो छोड़ोगी। 5:30 नहीं है, जब तक हमारा शिविर चलेगा तब तक तुम्हारा शिविर चलेगा, नहीं तो हमारा शिविर नहीं चलेगा। ये रहेंगे तो इन्हीं का शिविर चलता है। हाँ जी, मैं शॉर्ट में पूरा करता हूं। हाँ जी, थोड़ा सा बच्चों को संभालिए। देखो मैंने सुबह भी एग्जाम्पल दिया था कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो सामने वाले ने 4 रोटी खाई, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं 8 खा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पेट से एब्सोल्यूट सूचना आ जाती है कि हाँ भाई ये पर्याप्त हो गया। तो मेरे पास एक रेफरेंस है जो कि नेचुरल है। लेकिन रूप का कोई नेचुरल रेफरेंस नहीं है। कौन सा रूप सबसे सुंदर होता है? अब अफ्रीका की सुंदरता अलग है, अमेरिका की सुंदरता अलग है, जापान की सुंदरता अलग है, और भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। और भारत का गोरा 5 घंटे में काला हो जाता है। इंडिया से फ्लाइट पकड़ी, लंदन उतरे, लंदन उतरते ही काला हो गया, क्योंकि वहां उससे भी गोरे हैं। तो रंग सापेक्षता में है, सुंदरता आदमी की आंखों में है। हर मां को अपना बच्चा सुंदर ही दिखाई देता है। जो जिससे प्यार कर लेता है वो उसको सुंदर ही दिखता है, बाकी लोग बोलते हैं फंस गया। कई लोग को अपनी कहानी याद आ जाती है ऐसा बोलने से। इसका मतलब यह हुआ, रूप का कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, धन का कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, पद का कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है ना? जिसका कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है उसको मैंने अपनी पहचान का आधार बना लिया है। तो मेरे को हमेशा दूसरे से कंपेयर करके ही बताना पड़ेगा कि मैं उससे बड़ा हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। और जब मेरे को दूसरों से बड़ा होना है तो वो भी तो मेरे से बड़ा होना चाहेंगे। यहां से समाज में वो दौड़ लग गई जहां हम एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मेरी कंपनी सबसे बड़ी हो जाए,
मेरी कंपनी इस प्लेनेट पे कोई बड़ा योगदान करके जाए, मेरी कंपनी कोई बड़ा योगदान करके जाए इस प्लेनेट पे, मेरा परिवार कोई बड़ा योगदान करके जाए, मेरा समाज कोई बड़ा योगदान करके जाए, मेरा देश कोई बड़ा योगदान करके जाए, तो बड़े का मतलब दूसरे को छोटा करना है कि बड़े का मतलब दूसरे को बड़ा बनाना है? बड़ा वो है जो दूसरों को बड़ा बना दे। जो दूसरों को छोटा साबित कर दे वो बेसिकली छोटा आदमी है, उसकी अंदर से हवा निकली हुई है। तो सोच लीजिए हम सब कैसे लोग हैं। अपनों से जब किसी को अपना मानते हैं तो उससे हार के भी जीत जाते हैं। अपने बच्चे के साथ दौड़ लगाते हैं तो क्या करते हैं? जानबूझ के पीछे रह जाते हैं और आप तो जीत गए है ना। तो जब हम भीतर से जीते हुए होते हैं तो हार के भी जीत जाते हैं, जब हम भीतर से हारे हुए होते हैं तो हम जीत के भी हार जाते हैं। खेल पूरा मानसिक है। बाहर आपके पास क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, भीतर आपके पास क्या है इससे फर्क पड़ता है। दुनिया भीतर की असर करती है, बाहर तो वही कंकड़ पत्थर सबके पास है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इतने सालों में संयोग से हमको ऐसा सौभाग्य मिला, इन शिविरों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों से बात करने का मौका मिला, और कुछ हमारा काम कुछ ऐसा है और इसका तरीका भी कुछ ऐसा है, इसमें कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, तो आदमी भरोसा कर पाता है ना। हमारे लिए हमारे साथ कोई ऐसा आडंबर नहीं है, ऐसा कोई बहुत, है ना। तो जो बात एक पत्नी अपने पति से ना कहे या पति अपनी पत्नी से ना कहे वो हमसे शेयर कर लेते, इस विश्वास पे कि शायद कोई सॉल्यूशन मिलेगा या कम से कम इस बात का मिसयूज नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा खराब चीज है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पद कोई खराब चीज है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि हर चीज की अपनी कोई उपयोगिता है, उससे ज्यादा की उसकी औकात नहीं है। उसको समझ के उसके साथ जिएंगे तो उसके साथ जीने का मजा है। फिर रूप का अपना कोई मजा है, धन का अपना कोई मजा है, पद का अपना कोई मजा है, लेकिन इस मजे को समझने वाला कौन है? तो इस मजे को समझने वाला जो चीज है उसको इधर लिख देता हूं, रूप बल धन पद, इसके बाद एक चीज और है जिसको बोल रहे हैं बुद्धि। तो आदमी की जिंदगी में सब चीज को सदुपयोग करने की ताकत बुद्धि के पास है। तो मानव के पास ये 5 ऐश्वर्य हैं, सभी मानव के पास, लेकिन जब तक मानव के पास ये मैं नहीं खुलता है तब तक ये बुद्धि नहीं खुलता है। तो इसका मतलब रूप बल धन पद क्या चीज है? रूप बल धन पद क्या चीज है? ये मेरी पहचान है। मेरी पहचान रूप बल धन पद है कि मेरी पहचान बुद्धि है? मानव की पहचान उसकी बुद्धि है, उसका समझ है, उसका विवेक है, उसका विजडम है, उसकी क्लैरिटी है। उस बुद्धि को व्यक्त करने के लिए रूप बल धन पद साधन है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि छोटे पद पे बड़ा आदमी बैठा है, कभी कभी मिल जाता है ना, और कभी बड़े पद पे छोटा आदमी बैठा भी मिल जाता है। दोनों स्थितियां देखने में आती। अब आप देख लीजिए, कितना ही बड़ा पद हो, यदि आदमी छोटा है वो इज्जत नहीं पाता है, और छोटे पद पे भी बड़े पद पे मतलब यदि आदमी का व्यक्तित्व है तो वो वहां बैठ के भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाता है। तो इसका मतलब यह हुआ, बुद्धि वो जगह है जहां बोध होता है। बोध का मतलब जो अस्तित्व में नियम है उसको जानना होता है, जानने की अभिव्यक्ति ही जीना होता है।
और जीने का मतलब है स्वयं में, परिवार में, समाज में, है ना, जीने का एक्सप्रेशन आता है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनती है तो उसको देखेंगे। लेकिन अभी हमारी ये क्लैरिटी बनी, कितने प्रतिशत लोग ऐसे जी रहे हैं जो इंद्रियों में सुख की तलाश के साथ में जी रहे हैं, रूप बल धन पद के साथ अपनी पहचान के साथ में जी रहे हैं? कितने प्रतिशत लोग? और पूरी एजुकेशन में क्या सिखा रहे? इसी दौड़ में कितना आगे ले जाएं ऐसा सिखा रहे। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है रूप बल धन पद के साथ में एजुकेशन में बुद्धि को और लाने की जरूरत है। जब यदि बुद्धि नहीं है, जीने की क्लैरिटी नहीं है, तो इसको मैं कहूंगा जिंदा रहना। तो अभी कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? है? बाय एंड लार्ज पीपल आर जिंदा ओनली, बाय एंड लार्ज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी से निकले, आईएम से निकले, आईएएस हो गए, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है। एक राजस्थान की फैमिली है ना, 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर, उनके दोनों बच्चे मेरे साथ किसी एक शिविर में थे। उनके पिता ने 3 बार फोन किया कि मेरे बच्चों को इसी काम में लगा लो। मैंने बहुत जीरो लगा के देख लिया, कुछ नहीं निकलता है। सावजी भाई ढोलकिया, उनके यहां मैं वर्कशॉप कर रहा था। संयोग से ऐसा कोई टॉपिक निकला, मैंने सावजी भाई की तरफ ऐसे आंख उठाई, सावजी भाई ने कहा माइक दो। सावजी भाई माइक से बोलते हैं, जब मेरे सामने भी मेरे से बड़ा सेठ बैठता है तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हिलता है। सावजी भाई ने अपने 700 लोगों के स्टाफ के सामने माइक से बोला। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, मामला इस बात का है जो मैं नाम की चीज है, ना ये 50,000 करोड़ से भरती है, ना ये राष्ट्रपति होने से भरती है ना। इसको कोई बाहर की चीज भर नहीं सकती। इसकी एक ही दवाई है, ज्ञान। इसकी दवाई ज्ञान है। ज्ञान के बिना, और ज्ञान का मतलब अस्तित्व में सच्चाई एक है, उस एक सच्चाई को पा लेने का नाम ज्ञान है, समझ है। उससे कम में इसकी भूख मिटती नहीं है, कुछ भी कर डालो। तो क्या समझ में आया? आज की चर्चा से क्या निकला? हॉल में बैठे हुए कितने लोग ये जब आए थे तो आप सभी जी रहे थे। सुबह 9:30 बजे आप सभी जी रहे थे। अभी कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि हम जी रहे हैं कि जिंदा हैं? कितने लोगों को ध्यान में आ गया? अभी कोई जीने वाला बचा हो तो बात कर लेते हैं। शॉर्ट में क्या क्या बात पूरी कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो जा रहा है। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम तो जी रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है? गलत नहीं लगता है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो गुजरात में ही किसी शिविर में आया, मैं उसको रिपीट करता हूं। किसी को मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? जीने में आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा? माइक उठाओ, माइक उठा के बताओ। माइक दो भाई, इनको खड़े हो जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, माइक माइक माइक। हाँ, बताओ क्यों जीने में आएगा? अपने पास जो है उसको अगर हम किसी को देते हैं, किसी से बांटते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। हाँ, तो हमें लगता है कि हम जीते हैं। बस ये जो कंफ्यूजन है ये काफी गहरा है और काफी मास स्केल पे है, और अब तक हमने इतना ही सुख देखा है। अब ये तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए मैंने आपको ब्लड डोनेट किया मित्र भाव से कि मेरी बहन बीमार है और उसको मेरे को ब्लड देना है। मेरे ब्लड देने से आपका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। मेरे ब्लड देने से आपके जिंदा रहने में सहयोग मिला कि जीने में सहयोग मिला? मेरे ब्लड देने से आपके परिवार के सबके संबंध ठीक हो गए? ऐसा होने वाला है? ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपकी बात तो पूरी हो गई,
अब मेरी कर लेते हैं। मैंने आपको ब्लड डोनेट किया, मेरे को खुशी मिली, इस खुशी की वजह से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए ठीक हो गए, ऐसा होने वाला है। इस खुशी की वजह से मेरे घर में बिल्कुल संबंधों में बाहर आ गई। पता चला मैं ब्लड दे के आया, उसी पे घर में झगड़ा हो गया, तुम मेरे हिस्से का कैसे दिया है। ऐसा भी अक्सर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे को मित्र भाव से मदद करना अच्छा लगता है। अब दो बातें समझनी पड़ेंगी, अच्छा लगना और अच्छा होना, दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है अच्छा लगना और अच्छा होना? एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अच्छा लगना, अच्छा होना। बढ़िया। मैं कहूं कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, ओहो, इतना सुनने से कैसा लगता है? पूछो नहीं, अभी दूसरा सेंटेंस सुना नहीं है, पर आप अच्छी हो नहीं। लग रही हो मतलब आपका नैन नक्श, आपका कपड़ा, ड्रेसिंग, फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा लगना की बात कर रहे हैं तो ये एक टेम्परेरी चीज है, क्योंकि शरीर ही टेम्परेरी है। अच्छा होना, आप अच्छे हो, इसका मतलब आपके भाव और विचार अच्छे हैं, आप में स्वयं में विश्वास है, आपका आचरण ठीक है। तो जब अच्छा होने की बात कर रहे हैं तो आचरण की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, परमानेंसी की बात कर रहे हैं, अच्छा लगना शरीर की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी की बात कर रहे हैं। हमारा ज्यादा ध्यान अभी अच्छा लगने की तरफ है कि अच्छा होने की तरफ है कि अच्छा दिखने की तरफ है? घर में मेहमान आते ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। एक घर हमारा वो है जो अंदर में होता है, एक घर वो है जो गेस्ट आने पे प्रेजेंट होता है। अच्छा लगने में कोशिश करनी पड़ती है, अच्छा होना नेचुरल है। अच्छा होना अच्छा लगता ही है, लेकिन अच्छा लगना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको अभी तक हम अच्छे लोग बोल रहे थे, वो क्या निकला? वो अच्छे, वो बुरे नहीं है। अच्छे होना तो कुछ आगे की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां दो भाग कर देते हैं। एक भाग है जिसको हम कहें संवेदनहीनता, एक भाग है जिसको कहें संवेदनशीलता, एक भाग है जिसको कहें संज्ञानशीलता। तो संवेदनशीलता क्या है? अपने तन मन धन का, अपने तन को, मन को, धन को दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में, दूसरों को जिंदा रहने के लिए आपने प्रसन्नता पूर्वक लगा दिया, इसका नाम संवेदनशीलता है। आपने कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाया, ये संज्ञानशीलता में आएगा कि संवेदनशीलता में आएगा? ये संवेदनशीलता है। आपने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, है ना? ये संवेदनशीलता में आएगा कि संज्ञानशीलता में आएगा? ये संवेदनशीलता हो गया। अब हम चेक कर सकते हैं, हमारी यात्रा सही अर्थों में शुरू हो। गूगल में जब आप कोई चीज को, कोई एड्रेस को ढूंढते हो तो क्या पूछता है? लोकेशन, डेस्टिनेशन, फिर वो दोनों के बीच में से रास्ता बता देता है। तो यदि मेरी यात्रा शुरू होनी है,
मेरी वो ज्ञान की यात्रा, सुख की यात्रा, मीनिंगफुलनेस की यात्रा, खुशियों की यात्रा शुरू होनी है